अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। और सर आज हम बात करेंगे मोदी जी की। उनको ब्राजील ने जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहाँ जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं, मतलब कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। जी 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 जी, उसको हम लोग यहाँ पे दाल मखनी कहते हैं, जो दाल काला होता है। आपके यहाँ पता नहीं, दाल तो है नहीं आपके यहाँ। तू डाल डाल मैं पात पात वाला हो गया है। पाकिस्तान इज लेफ्ट विद ओनली पात। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन of India's rising stature at the international committee of nations। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत बहुत, जिसे समझ लीजिए, परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत बहुत ज्यादा, जिसे कह लीजिए, डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूं। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है। वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगिए तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है। जी आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो। वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आरजू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत, ये जो एडवर्टीजमेंट क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है। मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। तो थैंक यू ब्राजील, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब कि अभी जो रिसेंटली हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई थी और दोनों में आपने देखा कि 2 दिन के लिए लड़ाई भी हुई थी, उसको लेकर जब सीज फायर हुआ है तो भारत की तरफ से कहा गया, और पाकिस्तान ने भी वैसे तो कहा कि जी हमने खुद ही डिसाइड किया है कि ये सीज फायर हम लोगों ने किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका का रोल है और उन्होंने कहा है, लेकिन भारत की तरफ से इनकार किया गया। और आज फिर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की इस बात को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि उनका रोल रहा है सीज फायर में। तो क्या समझा जाए कि रोल रहा है, नहीं रहा है? अगर रहा है अमेरिका का रोल तो उसको इनकार करने की क्या वजह हो सकती है?
आरजू जी, मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई आदमी आपको परेशान करता है या महिला परेशान करती है, आपके उससे मारपीट हुई, मैं जबरदस्ती बीच में आया, मैंने कहा अरे यार आरजू जी मत करो, आरजू जी मत करो, उधर भी जाके चौधरी बनने लगा, अरे यार मत करो मत करो मत करो। उसके बाद उस वाली महिला ने कहा अच्छा ठीक है आरजू, मैं अब दोबारा नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। तो आपने कहा ठीक है जाओ अपने घर जाओ। अब जो आदमी आया था बीच में चौधरी बनने, वो कह रहा जी हमने रुकवाया। तो बात वही है। तो पॉइंट है कि पाकिस्तान की दृष्टिकोण से तो सही है, आप दुनिया भर के दरवाजे खटखटा रहे थे, आप भले कितना भी प्रोपोगेंडा कर लें, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब का जो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द सीज फायर, जब डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया तो उन्होंने साफ कहा थैंक यू तुर्की, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू घाना, थैंक यू यूएई, थैंक यू सऊदी अरेबिया, थैंक यू बहरीन, थैंक यू मार्स वाले जो अंकल हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं है, सबको थैंक यू दे डाला उन्होंने जी। ठीक है ना, कि तुर्की उर्की सबका रोल था। तो इसका मतलब है आप दुनिया भर के वो दरवाजे तो आप खटखटा रहे थे ना, तो इसलिए वो लेना चाहे। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है, भारत ने जो है अपना जो उसकी जो उसका जो स्टेटमेंट है, भारत का जो इस पे स्टैंड है, वो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमें मीडिएशन नहीं चाहिए। पाकिस्तान, अरे अमेरिका का कोई रोल नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई सीज फायर और ट्रेड से रिलेटेड। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर को टेम्पररी होल्ड किया गया है, क्योंकि उनके डीजीएमओ ने कॉल किया। भारत ने ये भी कहा कि केडी वान साहब का फोन आया था और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करेगा, न्यूक्लियर वेपन तक बात जा सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा तो उसको उससे डबल उत्तर दिया जाएगा। मगर यदि हमारी जो किंतु वो स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने जो पहलगाम के बाद जो हमें टारगेट लगे टेररिस्ट के, हमने उसको अटैक किया, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था। अब पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है, क्योंकि हमने तो टेररिस्ट हाइड आउट्स और टेररिस्ट लॉन्च पैड पे अटैक किए थे। अगर एक बात बताइए आरजू जी, बुलावल भुट्टो नहीं बोल रहे कि हम हाफिज सईद और जरदारी, अरे हाफिज सईद और उसको मसूद अजहर को, अगर मसूद अजहर और मसूद अजहर और हाफिज सईद को आप देने को तैयार हैं, तो ये मुरीदके में और इसमें किसके बेसिस चल रहे हैं? कौन ये सेंटर चलाता है? आप तो खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हो भारत की बात, तो आपकी आर्मी तो वहीं गलत हो गई कि उन्होंने टेररिस्टों की लड़ाई लड़ी हमसे। हाफिज सईद जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। मसूद अजहर को यूएन में हमने बार बार जो है वो डेजिग्नेट करवाने के लिए सारा कुछ किया, सब कोई तैयार था, वो तो चाइना के टेक्निकल होल्ड की वजह से बार बार काम लटकता रहा। लेकिन मसूद अजहर एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। आपने उसको कांधार में जो है वो एरोप्लेन, जो सिविलियन एरोप्लेन था एयर इंडिया का, उसको हाईजैक करके छुड़वाया था। तो क्रिमिनल है वो इंडियन कोर्ट्स में। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आवाजें लगा रहा था इनको, टर्की को या चाइना को, तो टर्की या चाइना तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए नहीं कह रहा था। वो तो ये कह रहे थे कि उनसे वो मतलब मदद कर रहे थे ना। जैसे आपके यहाँ से भी आपके एक ऑफिसर जो है, उनका इंटरव्यू में देख रही थी कल परसों, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से अकेले से नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ टर्की भी था, उनके साथ चाइना भी था, तो हम एक तरह से 3 कंट्रीज के साथ लड़ रहे थे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि जी मैंने इनसे बिजनेस का कहकर दोनों से, और मैंने सीज फायर करवाया है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ और बात कर रहे हैं। आज फिर उनके ऑफिस की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फिर कहा गया कि नहीं जी हमने ही सीज फायर करवाया है, और आपकी तरफ से बार बार इनकार किया जा रहा है। तो आपके ख्याल से अमेरिका को क्या फायदा है बार बार ये कहकर? वो जब आप मुझे बता रहे हैं कि मोहल्ले में लड़ाई होगी, तो वो कोई आम छोटी मोटी कंट्री तो नहीं है ना जो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प का बड़ा सम्मान करता हूँ, प्रेसिडेंट हैं तो मुझे उनका सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन उनके स्टेटमेंट तो उनके घर में झूठे लोग उनको काउंटर कर रहे हैं। क्या इलॉन मस्क ने पॉलिटिकल अमेरिकन पार्टी नहीं शुरू कर दी है? वो क्या वो ये नहीं कह रहे कि मुझे जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है वो कभी दिखाया ही नहीं गया? ट्रम्प साहब ने कहा कि इलॉन मस्क को ये सारी के सारे बिल के जो कंटेंट्स हैं वो पहले से पता थे, और इलॉन मस्क कह रहे कि नहीं हमें तो ये बिल इन्होंने दिखाया भी नहीं। अब कौन इसमें सच्चाई करेगा?
पॉइंट ये कि अमेरिका जो क्लेम करना चाहे करे, वो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर भारत भी जो अपनी स्टैंड है उसने रख दिया। बाकी लोगों के ऊपर है, श्रद्धा है लोगों की, जिसको जो मानना है वो मानते। फिर अब हम अमेरिका के ऊपर चढ़ाई तो नहीं करेंगे ना, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब मोदी जी को न्योता दिया था कनाडा से, जब कनाडा में G20 में गए थे कि आप हमारे यहाँ से होते हुए जाइए, जो मोदी जी ने स्वीकार कर दिया, उसके बाद जो बयान आया था उसमें यह कहा गया था कि भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने रुकवाया था और पाकिस्तान की ओर से अमेरिका ने रुकवाया था। ये बात उन्होंने कह दी, तो अपनी स्टैंड को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया था। हमने उस कॉल के बाद, प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रपति जी के बीच जो कॉल हुआ, उसके बाद भारतीय पक्ष ने साफ साफ कहा कि हमने ये बात पहले कह दी कि ट्रेड और इससे कोई बातचीत नहीं हुई है। तो हम किसी के राष्ट्रपति को झूठा नहीं कहना चाह रहे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि उनके कहने पे ये सीज फायर नहीं रुका था और न रुकेगा। भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के कहने पे रुका था। पाकिस्तान किसके कहने पे फोन किया था ये पाकिस्तान वाले जाने। हमने ये सीज फायर DGMO पाकिस्तान के फोन के आने के बाद रोका है। सो वी सस्पेंडेड ऑपरेशन सिंदूर बिकॉज वी हैड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। एंड अब वो पाकिस्तान के लोग ये उत्तर दें कि भाई ये फोन कॉल DGMO का किसके कहने पे आया था। दैट्स इट। हम वो अमेरिका क्रेडिट लेना चाहता है ले ले, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई हमें उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बहरहाल सीज फायर हो गया, लेकिन अमेरिका के टर्म्स इस वक्त भारत के साथ कैसे, इसलिए कि अभी रिसेंटली एक जो खालिस्तान सपोर्टर या जो भी कह लीजिए उसको भी हवाले किया गया है भारत के, और लग ये रहा है कि अब जो कनाडा में और अमेरिका में जो खड़े होकर नारे लगाते हैं वो यकीनन मुश्किल में आने वाले हैं, अगर ट्रम्प साहब ने वहां से पकड़ पकड़ के देना शुरू किया है भारत को। तो ट्रम्प साहब जो है वो जो उनका अमेरिकन कन्फ्रंट्रेशनिस्ट पॉलिसी रही है, उसको वॉर में विश्वास करके कन्फ्रंट्रेशन नहीं करने वाले हैं। तो उस एंड पे शायद इंडिया को कुछ प्लस पॉइंट मिले, क्योंकि अल्टीमेटली जो डीप स्टेट है अमेरिका की, वो इतना भी ज्यादा फ्रीडम लेने नहीं देगी राष्ट्रपति ट्रंप को कि सब कुछ वो इंडिया के फेवर में हो जाए। खालिस्तानी एलिमेंट अमेरिका हमेशा अपने यहाँ रखेगा, या पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका जो है वो पालता रहेगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू को जानता है और भारत को चेक करने के लिए, भारत को ब्लैकमेल करने के लिए फ्यूचर में पाकिस्तान की वैल्यू हमेशा रहेगी। तो आप ये सोच, अगर कोई भारतीय ये समझता है कि भारत के कहने पे पाकिस्तान से सारे संबंध अमेरिका तोड़ देगा, तो नहीं तोड़ेगा। और वो क्या भाई, वो आपसे तब संबंध नहीं तोड़ पाए जब ओसामा बिन लादेन, जिसके लिए वॉर ऑन टेरर लड़ा गया, आपको उन्होंने $20 बिलियन दिए और आपने उसी को अपने घर में रखा हुआ था, तब वो आपसे रिश्ते नहीं खराब कर पाए। तो आप हमारे लिए वो क्या रिश्ते खराब करेंगे आपसे? क्योंकि उनको पता है कि आपकी जो आर्म्ड इंस्टीट्यूशंस है वो उनके कहने पर, उनके डर्टी वर्क को काम करने के लिए तैयार रहती हैं। इस रीजन में कोई अगर टेररिस्ट है, उनको इफ दे वांट टू टेक हिम आउट और टेक हर आउट, वो आपके आर्मी से करवाते हैं। तो इसलिए वो आपसे संबंध नहीं खराब करेंगे, मगर वो आपको गरीब रहने देंगे। उनको ये पता है कि उनकी आपके ऊपर तभी चलेगी जब आप एक वीक स्टेट रहो, पुअर स्टेट रहो, और वो इंश्योर करेंगे कि आप वीक, पुअर और पॉवर्टी रिडन रहो, ताकि आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी कभी ना आए। अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब आप भारत नफरत, हिंदू नफरत, स्वयं से नफरत, अपनी हिस्ट्री से नफरत, और सबसे बड़ी बात झूठ बोलना बंद कर दे, तो आप खुशहाली की ओर चले जाएंगे। जी, आपको लगता है सिर्फ पाकिस्तान झूठ बोलता है, बाकी तो सारी दुनिया सच बोल रही है? बिल्कुल, बाकी दुनिया झूठ नहीं बोलती, सच नहीं बोलती होगी, लेकिन जिस तरीके का झूठ पाकिस्तान बोलता है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान ये कहता है हम भारत नहीं है, पाकिस्तान ये कहता है कि हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई आप हद हो गई यार, आप कन्वर्टेड हिंदू, कोई आप तुर्क को मुसलमान को, तुर्क को सुने हो कि वो बोले कि हम तुर्क नहीं है? वो भी मुसलमान बने भाई, पर कोई तुर्की अपनी टर्किश आइडेंटिटी को नहीं छोड़ता। कोई टर्किश सुना है वो उसने उर्दू बोलना शुरू कर दिया, वो तुर्किश भाषा नहीं बोलता है। पाकिस्तान बोलता है उर्दू हमारी भाषा। इससे बड़ा झूठ क्या होगा यार? पाकिस्तान कहता है कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ये झूठ है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अरबी हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है, ये झूठ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान इज ए झूठ। टू नेशन थ्योरी झूठ है,
कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ये सच है आरजू जी, आप मानती हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते? नहीं, मैं तो नहीं मानती इस बात को, लेकिन पाकिस्तान बना तो उसी बेस के ऊपर है ना, तो उसको क्या किया जाएगा। ना अब बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते, बहुत से लोगों का ख्याल है नहीं हम सबके साथ रह सकते हैं। हाँ कह रहा हूँ आरजू जी, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान झूठ बोलता है, और झूठ पे चूंकि बुनियादें टिकी हुई हैं, तो वो अगर वो सच बोलेगा वो पागल हो जाएगा। पाकिस्तान को जैसे एक आदमी को रेबीज काट ले तो कैसे वो करने लगता है, अगर पाकिस्तान को सच बोलना पड़े वो उनको रेबीज वाले झटके आने लगेंगे। दे डोंट लाइक टू हियर द ट्रूथ, क्योंकि वो सच इतना कड़वा और भयावह हो चुका है। भाई आपके एक हसन निसार साहब हैं, मैं बड़ी उनका सम्मान करता हूं, उनके पीछे उनका नाम ले रहा हूं। भाई उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ा सुख लगा कि मेरा जो जीन्स है वो तुर्की सेंट्रल एशियन है। कौन है सेंट्रल एशियन यार? क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल एशियन का, सिवाय इसके कि वो जंगलियों की तरह उन्होंने लोगों का नरसंहार किया है? क्या कंट्रीब्यूशन है भाई सेंट्रल एशियन का? तुम इतना खुश हो रहे हो? खाने पीने के लिए नहीं है सेंट्रल एशिया में, घुमक्कड़ लोग हैं, तंबुओं में रहने वाले लोग हैं, और तुम कह रहे हो जी, और वो सिविलाइजेशन से तुम कह रहे हो कि जिस धरती ने दुनिया को सिविलाइजेशन दिया, गणित दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया, वेद दिया, तुम कह रहे हो कि शुक्र है कि हम इनमें से नहीं है। तो ये झूठ नहीं है आरजू जी? आप बताइए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या झूठ है। कारगिल करके कहेंगे कि हमारे लोग नहीं है। बताइए यार, झूठ इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। स्टेट का काम होता है सच बोलना, आपकी स्टेट का काम है झूठ बोलना। नवाज, आप सोचिए, इमरान खान जेल में है, ये सच है क्या? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, ये सच है क्या? शहबाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान तो जेल में है, ये तो सच है, इमरान खान जेल में है। वो क्या जेल में होना चाहिए? ये सच मैं पूछ रहा हूं। नहीं होने चाहिए। वो आदमी इलेक्शन लड़ के जीता, अगर जिस ग्राउंड पे आपने उनको डाला है जेल में, ऐसे तो मेरे ख्याल से सारा पाकिस्तान साला बाहर रह जाएगा आप लोगों को छोड़ करके, जो 4-5 लोग सच बोल रहे हैं। उस ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे उनको डाल दिया कि वो कौन सा बहरिया टाउन और ये और वो जमीन की, ये तो साला पूरा पाकिस्तान ही यही कर रहा है भाई, जमीनों पे कब्जे। और वो जेल में अगला आदमी, जो प्रधानमंत्री है वो जेल में है, और जो इलेक्शन भी नहीं जीत पाया वो प्रधानमंत्री है। ये सच नहीं है क्या? ये झूठ नहीं है क्या? नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट झूठ है क्योंकि ये लोगों के मैंडेट से नहीं बनी है, तो ये झूठ है ना। ये सच कौन बोल रहा है पाकिस्तान में? जो सच बोलता है उसको तो बैन कर रहे हैं, आरजू का आदमी को बैन कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो सच बोलने का गट्स रखती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप लोग, आपके जैसे लोग हैं और दूसरे लोग हैं, उनको सुनकर यकीनन कुछ लोग सही, लेकिन वो अपनी सोच को बदल जरूर रहे होंगे। लेकिन कमिंग बैक लास्ट में फिर भारत बदलना पड़ेगा आरजू जी, वो कोई एहसान नहीं करेंगे, परिस्थितियां उनको बदलने पे मजबूर करेंगी। परिस्थितियां, जब भूख लगती है, जिसे कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब आवश्यकता पड़ेगी तो जो बातें मैं कह रहा हूं, जिसके लिए इन्होंने कईयों की गर्दन काटी है, उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। तो ये किसी भी एहसान नहीं करेंगे। टाइम विल कम कि इनको ये मानना पड़ेगा। कोई हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हाँ बताते रहने की आवश्यकता है, ताकि समाज भी इसको समझे और तैयार हो सके, वरना इसका फ्यूचर डार्क रहेगा और पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के दूसरे लोगों के दुश्मन बन जाएंगे। और आप उस तरफ जा रही हैं, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से लड़ता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ता है, ये सच्चाई है वहां की। सर कोई देश भी परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आमिर खान ने बोला था अपनी मूवी में। मैं आपसे सहमत हूँ, कोई देश, कोई समाज, कोई लोग परफेक्ट नहीं होते, हम सब कमियों के पुतले हैं। हाँ, तो इसी तरह से सर कोई देश भी परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है या बेहतर बनाना पड़ता है, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी कमियों को एक्नॉलेज करते हैं आरजू जी, हम भी। तो अगर आप अपनी नहीं, आप कमियों को नहीं अभी एक्नॉलेज कर रही हैं, अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि आपकी जो कमी है उसको बोलने के लिए गट्स चाहिए, और उसको सुनने के लिए, बोलने से ज्यादा सुनने का गट्स चाहिए। पाकिस्तान सर बोलने का गट है सर, हम लोग वही गट्स दिखाते हैं और हम बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुनने वालों के पास हिम्मत नहीं है, वो हौसला हार जाते हैं। ये बात मैं मानता हूं, मैं आपका इसीलिए बहुत दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं। आप जो काम कर रही हैं वो कठिन है,
वो बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और मुझे इसकी झलक तब लगी आरजू जी, मैं बताता हूँ आपको, सच बोलूंगा मैं, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आ गई थी और जब भारत की गवर्नमेंट ने बैन किया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो जब मुझे आप लोग के चैनल पे आना था, मुझे फकर भाई ने एक बार बुलाया कि आइए अभिषेक जी, तो मेरे मन में डर लगा कि क्या मैं अगर जा रहा हूं सरकार के बैन के अगेंस्ट में, तो मुझे गवर्नमेंट की पावर की वो एहसास हुई, डर का। तो आप वहां बैठी हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलती हैं, गवर्नमेंट को चैलेंज करती हैं, ये लोग जिसको मुझे एहसास हुआ अपने दिल में, मैंने जब झांका कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने का डर क्या होता है, तो मैं शायद उस समय समझ पाया आरजू जी कि, और मैंने उस डर को लड़ा, आपके साथ आया मैं, और तब मैंने समझा कि आप लोग जो काम कर रही हैं वो इतना आसान नहीं है। लोग कमेंट भले कर ले, लेकिन आप उस सिस्टम से पंगे ले रही हैं जिस सिस्टम के तहत सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों को मेरा शत शत नमन है, आप लोग बहुत बहादुर हैं और आप होप हैं आरजू जी, आप पाकिस्तान की नहीं, आप मानवता की होप हैं। जो काम आप करेंगे, ये सिर्फ चैनल या वीडियो या ये नहीं है। हाँ, कल से यकीन करें इतनी सर कॉल्स आई हैं मुझे, इंडिया से बहुत कॉल्स आई हैं, पाकिस्तान से बहुत कॉल्स आई हैं, बाहर जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, बहुत लोगों की कॉल्स आई हैं। उनमें से कई लोगों ने तो खैर डांटा भी, उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, तुम क्यों चुप नहीं रहती। कई लोगों ने बहुत हौसला भी दिया, कई ने ये भी कहा कि अपना ख्याल रखो, बहुत सारे ये भी कहा यहाँ से निकल जाओ। तो हर तरह की कॉल्स आई और मैं तमामी लोगों का यहाँ पर लास्ट में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, और कई ने हौसला दिया, कई ने डराया, कई ने डांटा भी मुझे कि तुम क्या करती हो। तो उन तमामी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि जाहिर है वो जो बात कर रहे थे वो इसीलिए कि वो बहुत ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा। लेकिन जाहिर है कि हमारा जो काम है और हमारी जो आदत है कि हम अपनी बात जो समझते हैं वो सामने रखते हैं। और अब देखें क्या होता है। बहरहाल वो केस जो है होपफुली हम उसको देखेंगे, और अब तो टीवी चैनल्स हर जगह पाकिस्तान पे भी नाम ले लेके बताया जा रहा है मेरा कि जिसके चैनल को बैन कर दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि आपका स्टेट ऐसा करता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि आप भारत में एक आशा की लौ जलाती हैं कि नहीं, सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं है जैसा हम समझते हैं। समझ रही हैं आप जो है, आपकी जो बातें हैं, आपका जो करेज है, वो उस आशा को जो है ना, उस आशा की छोटी सी जो एक लौ है, उसको इस बड़े तूफान में पाकिस्तान में जला के रखता है। तो आई थिंक कि ऐसा नहीं होगा, और आपसे बड़ा पाकिस्तानी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वाकई में पाकिस्तान से प्यार करती हैं, आप पाकिस्तान के लोगों का भला चाहती हैं, आप पाकिस्तान के लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड देखना चाहती हैं, विमेन को आप वहाँ पे सक्षम देखना चाहती हैं, गरीबों को आप वहाँ पे भरपूर भोजन करता हुआ देखना चाहती हैं। यू लव पाकिस्तान एंड दैट्स व्हाट द पाकिस्तान एवरीवन वांट्स। यू डोंट वांट अ पाकिस्तान जो टेररिस्ट का पाकिस्तान हो, यू डोंट वांट अ पाकिस्तान जो कि रेडिकल पाकिस्तान हो, जिससे दुनिया नफरत। तो यू आर द ट्रू पाकिस्तानी। और जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, उसके लिए बस यही कहा जा सकता है कि बहुत अफसोस की बात है, इट्स अ वेरी बहुत दुख की बात है कि आपकी बात वो नहीं समझ रहे जो आप कहना चाहते हैं। पर शायद हर चीज का एक समय होता है, जब आपका समय आएगा आरजू जी, तो लोग आपको बिल्कुल समझेंगे। हम लोग आपके फैन हैं, समर्थक हैं, और यही मैं कहूंगा कि आप जो काम कर रही हैं वो करती रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू।